नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओपीडी पर सीआर देवासी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपने भारत का संविधान जो टॉपिक चल रहा है, भारत का संविधान, एक सेकंड फोकस कर देता हूं थोड़ा ताकि क्लास ब्लर नहीं हो। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वही बात है। एक बार क्लास पूरी रिकॉर्ड करने के बाद ब्लर होने से पूरी क्लास वापस रिकॉर्ड करनी पड़ी। तो ठीक है, तो जैसा कि अपन ने शुरू किया था भारत का संविधान, भारत के संविधान में संवैधानिक विकास के बाद जो है अपने संविधान सभा पढ़ी, और संविधान सभा के बाद जो है संविधान के स्रोत, संविधान की विशेषताएं, और लास्ट जो क्लास आपको मिली है वो मिली है संविधान की उद्देशिका है। संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना, वहां तक अपने क्लासें जो है वो आपको मिल चुकी है, आप लोगों ने पढ़ ली है वो क्लासें, और वो क्लासें आप लोगों ने देख ली है। तो अब आज जो है अपन नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू कर रहे हैं भारतीय संविधान में मूल अधिकार। अगला जो टॉपिक है अपना वो टॉपिक रहेगा अपने भारतीय संविधान में मूल अधिकार। क्या रहेगा? मूल अधिकार। आज अपन पढ़ेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकारों वाली जो ये क्लास है ये दो भाग में बांटी गई है। ज्यादा लंबी क्लास बन रही थी, तो लगभग 2 घंटों के आसपास ये क्लास बन रही थी, तो उस क्लास को अपन ने 2 भाग में बांट दिया है। एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। पहली चीज, आप लोग आश्वस्त रहे, कोई चिंता नहीं करें। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि पहले अपन जो है रीट का एग्जाम है फरवरी में, तो अपन पहला जो अपना टारगेट रहेगा रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक बन रहे हैं उनको अपन, वैसे रीट के सिलेबस में है वो ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे एग्जाम में नहीं है, सभी एग्जाम में वो टॉपिक है। जो रीट के पेपर में है, रीट के सिलेबस में है, वो सभी एग्जाम में है। पेपर जो सब्जेक्ट है वो है, जो टॉपिक है वो है। लेकिन अपने जो शुरुआती जो क्लासें रहेगी 25-30 क्लासें जितनी भी जो भी बनेगी, वो क्लासें अपन रीट को टारगेट रख के, रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग टारगेट तो रहेगा वही बड़ा जो लेवल, जो जहां से आपको एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा जानकारी मिल सके और अच्छी जानकारी मिले, जिससे आपके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा राइट हो सके, वो टारगेट लेके चलेंगे। लेकिन सिलेबस जो है, जो अपन चलेंगे पॉइंट टू पॉइंट जो है, वो अपने रीट के सिलेबस के हिसाब से चलेंगे, ताकि एक बार रीट का कंप्लीट हो जाएगा। रीट का कंप्लीट होने के बाद जो रीट में नहीं है, जैसे लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, काफी टॉपिक मैंने देखे जो नहीं है, उन टॉपिक को है जो है रीट का सिलेबस, जैसे रीट तक का सिलेबस पूरा हो जाएगा उन टॉपिक को अपन करेंगे। चिंता नहीं करें, पॉलिटिकल साइंस पूरी पढ़ाई जाएगी, आपको राजनीति विज्ञान पूरी पढ़ाई जाएगी, जो सभी एग्जाम में आते हैं सवाल। सभी एग्जाम में जो टॉपिक हैं, लगभग कॉमन जो टॉपिक है, उन कॉमन टॉपिक को टारगेट रखते हुए जो है वो पूरी जो है आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई जाएगी। ठीक है, चलो आज कोई बिना किसी देर के अपन शुरू करते हैं। भारत का संविधान में भी है मूल अधिकार। चलो शुरू करते हैं इसको। भाग 3 मूल अधिकार। मूल अधिकार कौन से भाग में है? तो भाग 3 में। ठीक है, मूल अधिकारों का उल्लेख भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ये पहली लाइन ही इंपॉर्टेंट यही कि मूल अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहां पर है? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख जो है वो भाग 3 में है। मूल अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में है, और अनुच्छेद 12 से लगाकर अनुच्छेद 35 तक, अनुच्छेद 12 से लगाकर अनुच्छेद 35 तक जो है मूल अधिकारों का उल्लेख है। अब मूल अधिकार कहां से लिए गए? तो मूल अधिकार जो है वो अमेरिका से लिए गए। कहां से लिए गए? अमेरिका से। अमेरिका में भी कहां से? तो 1791 में अमेरिका का जो अधिकार पत्र जारी किया गया था उससे प्रेरित है। मूल अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए, और अमेरिका के संविधान में भी 1791 में जो अधिकार पत्र जारी हुआ था उस अधिकार पत्र से प्रेरित है। मूल अधिकार कहां से लिए गए? तो ध्यान रखना आपको, अमेरिका से। लेकिन एक फैक्ट जो है, कभी अगर ये पूछे विश्व में सर्वप्रथम मूल अधिकारों का विकास कहां पर हुआ, तो वो ब्रिटेन में हुआ था, अमेरिका में नहीं हुआ था। अगर आपको ये पूछ ले कि वर्ल्ड में, विश्व में सबसे पहले मूल अधिकारों का विकास कहां पर हुआ था, तो ब्रिटेन में। कहां पर हुआ था? ब्रिटेन में। सबसे पहले विश्व में मूल अधिकारों का विकास कहां पर हुआ? तो ब्रिटेन में। कहां पर हुआ? ब्रिटेन में। आगे 1215 में, देखो कब हुआ था? 1215 में ब्रिटेन के सम्राट जॉन ने ब्रिटेन के नागरिकों के लिए लिखित अधिकार पत्र जारी किया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये देखो इंपॉर्टेंट, कई बार अपन पढ़ते हैं कि इसे अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया, इसे जो है इस एक्ट को जो है मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा क्या था? तो मैग्ना कार्टा ये था
ब्रिटेन के नागरिकों को 1215 में सम्राट जॉन ने 1215 में ब्रिटेन के नागरिकों को सम्राट जॉन ने कुछ अधिकार देते हुए एक अधिकार पत्र, लिखित अधिकार पत्र जारी किया था। एक लिखित अधिकार पत्र जारी किया था। उस अधिकार पत्र को जो है मैग्ना कार्टा कहा गया। इसलिए अपने जब भी जहां भी पढ़ते हैं, जहां भी अधिकारों की बात आती है, तो अपन ये पढ़ते हैं कि इसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई, इसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। वो मैग्ना कार्टा यही है, वो मैग्ना कार्टा यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखो मैंने बात कर दी ना, वही चीज बता दी कि जहां जहां अपन अधिकारों की बात आएगी, जहां जहां अपने को ये लगता है कि यहां अधिकारों की बात की जा रही है, वहां वहां जो है ये शब्द यूज किया जाएगा कि इसे क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा। क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा। ठीक है, आगे भाग 3 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की आत्मा का, खराब है। भाग 3 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की क्या कहा है, आत्मा। मोस्ट इंपोर्टेंट। अलग अलग जगह अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग चीज को जो है वो आत्मा कहा है, तो अपने को अलग अलग जगह जहां जिस चीज को जिस व्यक्ति ने संविधान की आत्मा कहा है या संविधान का मूल जो कहा है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो यहां ध्यान रखना, मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो ध्यान रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों को क्या कहा है, संविधान की आत्मा। मूल अधिकार वाद योग्य, न्याय योग्य है, इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त है। मूल अधिकार जो है वो वाद योग्य और न्याय योग्य है, इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त है। फिर आगे ये वेरी मोस्ट, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट मूल अधिकारों का रक्षक, संरक्षक, अभिभावक और प्रहरी है। ये एज इट इज, ये चारों के चारों शब्द आपको याद रखने हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो है वो मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है, मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है, मूल अधिकारों का अभिभावक कहा जाता है और मूल अधिकारों का प्रहरी कहा जाता है। मूल अधिकारों का क्या कहा जाता है, प्रहरी। मूल अधिकारों का रक्षक, मूल अधिकारों का संरक्षक, मूल अधिकारों का अभिभावक और मूल अधिकारों का प्रहरी। मूल अधिकारों का प्रहरी, ये जो है मूल अधिकार से संबंधित बेसिक जो फैक्ट है, बेसिक जो चीजें हैं, वो ये यहां पर क्लियर हो गई, कवर हो गई है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप लोग ले ले स्क्रीनशॉट। चलो बढ़े आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, मूल अधिकार असीमित नहीं है, इन पर कुछ युक्ति युक्त प्रतिबंध लगे हुए हैं। अपन ने देखा है मूल अधिकार जो है वो असीमित नहीं है। आप ये सोचो कि भाई मुझे तो अधिकार प्राप्त है, मेरे तो ये मूल अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, कई लोग कहते हैं। नहीं, युक्ति युक्त, स्थिति परिस्थिति के अनुसार, स्थिति परिस्थिति के अनुसार जो है वो प्रतिबंध लगे हुए हैं इसके ऊपर। स्थिति परिस्थिति के अनुसार क्या लगे हुए हैं, प्रतिबंध लगे हुए हैं। इसका मतलब मूल अधिकार सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। यानी मूल अधिकार कहीं कहीं जो भारतीय लोगों को, अपने अपन सबको जो है रोकते भी हैं और कहीं कहीं अपने लिए सकारात्मक भी है। तो देखो मूल अधिकार जो है सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रवृत्ति के होते हैं। सकारात्मक मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। सकारात्मक मूल अधिकार जो है वो नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जैसे अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ये कैसे है, ये उसमें से मैंने निकाले हैं, तो किस तरह के हैं ये अपन जब भी इसको पढ़ेंगे तब जो है ये क्लियर हो जाएगा आपके। नकारात्मक मौलिक अधिकार राज्य की शक्ति पर निर्बंधन के रूप में कार्य करते हैं। नकारात्मक मौलिक अधिकार जो होते हैं वो अपने को रोकते हैं। अपने को क्या करते हैं, रोकते हैं। कौन कौन से नकारात्मक है, जब अपन पढ़ेंगे तब आपको ये जो चीजें बता दी जाएगी कि भाई ये जो है वो नकारात्मक मूल अधिकार है, नकारात्मक मूल अधिकार है। यानी ये चीज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। मूल अधिकार होते हैं, मूल अधिकार होते हैं सकारात्मक, नकारात्मक, सकारात्मक व नकारात्मक दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मूल अधिकार सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं। यानी मूल अधिकार जो है वो असीमित नहीं है, मूल अधिकार जो है वो असीमित नहीं है। इसके ऊपर कुछ न कुछ जो है प्रतिबंध लगे हुए हैं। कुछ न कुछ क्या लगे हुए हैं, प्रतिबंध लगे हुए हैं। कुछ न कुछ प्रतिबंध लगे हुए। आगे मूल अधिकारों का सर्वप्रथम प्रावधान
ब्रिटिश भारत में 1928 में नेहरू रिपोर्ट, मैंने बात की थी अपने मोतीलाल जी नेहरू, मोतीलाल नेहरू, संविधान सभा की अपन ने जब बात की थी तब इस चीज को अपन ने देखा था कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, मोतीलाल जी नेहरू ने जो है ये रिपोर्ट तैयार की थी, और इस नेहरू रिपोर्ट में जो है सर्वप्रथम जो है ब्रिटिश भारत के समय जो है मूल अधिकारों की बात जो की गई थी। तो मूल अधिकारों की बात सर्वप्रथम कब की गई, तो इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है फैक्ट, तो ध्यान रखना आपको 1928। फिर आगे कांग्रेस ने 1931 के कराची अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर भविष्य में भारत के नागरिकों को 8 मूल अधिकार देने का संकल्प लिया था। कितने मूल अधिकार देने का संकल्प लिया था? 8। कराची अधिवेशन जो हुआ था 1931 का, जो कराची अधिवेशन हुआ था, उस कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय नागरिकों को भविष्य में 8 जो है मूल अधिकार देने का जो है वो विचार किया था या संकल्प किया था। ठीक है, आगे अब मूल अधिकार, अब ये पढ़ चुके दोनों, उस समय भी मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है आपको। सरदार वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकार, अल्पसंख्यक और पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है उस समिति के अध्यक्ष थे। फिर इसकी उप समितियां भी बनी हुई थी, 5 उप समितियां अपन ने पढ़ी थी। ठीक है, तो अब वापस एक बार देख लेते हैं। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मूल अधिकार उप समिति के कौन थे? तो जेबी कृपलानी जी। ये वही जेबी कृपलानी जी है जिन्होंने सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किया था। इनके नाम का प्रस्ताव किसने किया था? जेबी कृपलानी जी है। और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 के दिन, उस प्रथम बैठक में प्रथम वक्ता के रूप में किसी ने अगर जो बात रखी थी तो प्रथम वक्ता जो थे वो भी जेबी कृपलानी जी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार संघ सूची का विषय है, अतः मूल अधिकारों का से संबंधित कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है। मूल अधिकार जो है वो संघ सूची, 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर विषय बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को है सीधा। तो इस पर जो है कानून कौन बनाएगा, नियम कौन बनाएगा? तो संसद बनाएगी। कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। ठीक है, फिर आगे मूल अधिकार राज्य व व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करते हैं। मूल अधिकार जो है राज्य व व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करते हैं। मूल अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के और व्यक्ति के विरुद्ध जो है वो संरक्षण जो है प्रदान करते हैं, संरक्षण जो है वो देते हैं। क्लियर? मूल अधिकार असीमित है, असीमित नहीं है, सॉरी, ये युक्त प्रतिबंध इस पर लगे हुए हैं। मैंने देख लिया सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। सकारात्मक कौन कौन से है वो अपन ने पढ़ लिए, और कुछ मौलिक अधिकार जो है वो निर्बंधन या नकारात्मक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम प्रावधान ब्रिटिश भारत में 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो आई थी, मोतीलाल जी नेहरू की अध्यक्षता में जो रिपोर्ट बनाई गई थी उसमें किया गया था। फिर 1931 के कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने यह संकल्प लिया था कि भारतीय नागरिकों को भविष्य में 8 मूल अधिकार दिए जाएंगे। कितने? 8 मूल अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है, फिर आगे मूल अधिकारों की समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये अपन पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो सॉरी, उपाध्यक्ष नहीं, उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो ध्यान रखना आप, जेबी कृपलानी जी। ठीक है, ये संघ सूची का विषय है मूल अधिकार, और मूल अधिकारों पर अगर संघ सूची का विषय है तो सीधा सीधा आपने को पता है संघ सूची पर नियम बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को, यानी संसद बना सकती है। कौन बना सकती है? संसद बना सकती है। और मूल अधिकार जो है वो राज्य और व्यक्ति को, राज्य व व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो बढ़े आगे। क्लियरिटी क्लियर है, सही है। चलो अब आगे, मूल अधिकारों में संशोधन संसद करती है विशेष बहुमत के साथ। 368 अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से। संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन से संबंधित है 368 के तहत क्या किया जाता है? संविधान संशोधन किया जाता है। तो संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकारों में संशोधन जो है
वो कौन कर सकता है? केवल संसद कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। देखो मूल अधिकार, मूल अधिकार 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। जब मूल अधिकार दिए गए, मूल अधिकार लागू किए गए, तब जो है 7 मूल अधिकार थे। कितने मूल अधिकार थे? 7। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 मूल अधिकार। वर्तमान में कितने मूल अधिकार प्राप्त है? 6 मूल अधिकार। तो 7वां मूल अधिकार क्या था? देखो, संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति का एक अधिकार था, 7वां अधिकार संपत्ति का अधिकार था, कोई व्यक्ति कितनी भी संपत्ति रख सकता था। उसे जो है 44वें संविधान संशोधन 1978, 2 संविधान संशोधन वेरी मोस्ट और आपको कंठस्थ होने चाहिए, आपको उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। एक तो 42वां संविधान संशोधन 1976 और एक 44वां संविधान संशोधन 1978। इन 2 संविधान संशोधनों को आपको विशेष याद रखना है। जिस तरह से अपन केशवानंद भारती केश और बेरुबारीवाद 2 इंपोर्टेंट वाद है, हर जगह आते हैं, मूल अधिकारों में भी आते हैं, उनको जैसे याद करते हैं उसी तरह से 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन, इन दोनों को भी आपको बिल्कुल एक एक चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। कौन से 42वें संविधान संशोधन से संबंधित है और कौन सा 44वें संविधान संशोधन से संबंधित है। तो अब क्या किया? भाग 3 व अनुच्छेद 19(1)(f) में यह अधिकार था, 19(1)(f) में यह अधिकार था, वह 31 में भी था यह अधिकार, से हटाकर भाग 12 व अनुच्छेद 300 क में रखा गया। इसको हटाकर कहां रख दिया गया? भाग 12 में ले गए और इसको क्या कर दिया गया? 300 क में, भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में ले गए। 300 क का मतलब हो गया ये वैधानिक अधिकार बन गया। क्या बन गया? वैधानिक अधिकार बन गया। क्या बन गया? वैधानिक अधिकार। पहले 19(f) में था, 19(1)(f) में और अनुच्छेद 31 में था। अपन 31 पढ़ेंगे तब स्पष्ट मैं लाइन लिखवाऊंगा कि इसको हटा दिया गया है। 30 आएगा, 30 के बाद सीधा 32 आएगा, 31 आएगा, तब ये चीज आपको बता दी जाएगी कि इसको हटा दिया गया था। तब आपको ये चीज याद आनी चाहिए कि हाँ, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का जो अधिकार था उसे हटाकर जो है भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में इसको जो है वो रख दिया गया था। क्लियर? चलो, तो जब ये हटाया गया संपत्ति का अधिकार, तब प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है वो प्रधानमंत्री जी थे और राष्ट्रपति जी थे नीलम संजीवन रेड्डी, और जनता पार्टी की सरकार थी उस समय। ये तीनों अलग से फैक्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये लाइन भी ध्यान रखें आप। 1978 में सरकार के हिसाब से, डेट के हिसाब से अपन निकाले तो ये एग्जैक्ट आता है। मोरारजी देसाई जो है वो प्रधानमंत्री जी थे और राष्ट्रपति जी जो थे वो नीलम संजीवन रेड्डी जी थे, और जनता पार्टी की जो है वो सरकार थी। अब वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है इस अधिकार की? तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार संवैधानिक तथा वैधानिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? संवैधानिक तथा वैधानिक, संवैधानिक तथा वैधानिक अधिकार। कैसा अधिकार है? संवैधानिक तथा वैधानिक अधिकार है, जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। अब इसका उल्लेख एक नकारात्मक अधिकार के रूप में किया जाता है। अब इसका उल्लेख जो है वो एक नकारात्मक जो है अधिकार के रूप में किया जाता है। अपन ने पढ़ी थी लाइन कि मूल अधिकार कैसे है? सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है, सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है, दोनों तरह के हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। मूल अधिकार असीमित कतई नहीं है, मूल अधिकार असीमित कतई नहीं है। मूल अधिकार जो है वो नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है। ये जो मूल अधिकार जो अनुच्छेद 31 के तहत अपने को, जो भारतीय जनता को प्राप्त था 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के तहत जो ये अधिकार प्राप्त था संपत्ति का अधिकार, उसे हटाकर 300 क भाग 12 में रखा गया। तब ये जो अधिकार है ये संवैधानिक और वैधानिक अधिकार बन गया। कैसा अधिकार बन गया? संवैधानिक या वैधानिक अधिकार बन गया, जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, लेकिन इसका उल्लेख जो है वो नकारात्मक के रूप में है, नकारात्मक अधिकार के रूप में है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। पानी पी लो। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब बनाते हैं मेन जो टॉपिक है, जिनमें जहां से अपने को मूल्य सवाल तो वहां शुरुआत से वहां से बनते हैं। मैंने पिछली क्लास उद्देशिका वाली क्लास दी है, तो उस क्लास को भी आप देखना। उस क्लास को देखने के बाद आप PYQ जो है वो सॉल्व करने का प्रयास करना। आपको
क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा आपके, और वही उसी क्रम से मिलेंगे, जिस क्रम से क्लास है उसी क्रम से मिलेंगे, क्वेश्चन का लेवल उसी क्रम से मिलेगा। सेम मूल अधिकार में भी यही रहेगा, मूल अधिकार में भी यही रहेगा। ठीक है, तो चलो वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। कितने अधिकार है? मूल अधिकार 6 मूल अधिकार। कौन कौन से? पहला है समानता का अधिकार, पहला है समानता का अधिकार 14 और 18। तो सर आपने तो 12 बताया, 12 से शुरू कर रहे हो, तो 12वां क्या है? 12वें में क्या है? 12वां जो है उसमें क्या है, तो वो अपन पढ़ेंगे। 14 से 18 शुरू करूंगा, उससे पहले मैं वो समझा दूंगा। ठीक है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 29 और 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या हो जाएगा? 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या हो जाएगा? 32। ठीक है, अब यहां तो 14 से 18 है, 14 से 18 अपन अनुच्छेद 14 से शुरू करेंगे विधि के समक्ष समानता से। अब 2 है, एक तो 12 और एक है 13, 12 और 13। ठीक है, पहले अपन 12 को देख लेते हैं, यहां जगह है। 12 जो है इसमें राज्य की परिभाषा है। क्या है? राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। ये राज्य की परिभाषा आपको 3 जगह मिलेगी। ये राज्य की परिभाषा जो है वो आपको 3 जगह मिलेगी। ठीक है, वो मैं अभी बता दूंगा आपको। ठीक है, पहले राज्य की परिभाषा में क्या है, तो राज्य की परिभाषा में केंद्र सरकार व संसद, केंद्र सरकार व संसद, केंद्र सरकार व संसद, राज्य सरकार, राज्य सरकार व विधानसभा, राज्य सरकार व विधानसभा, ये तो 2 हो गए। फिर स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन में वही पंचायती राज, पंचायती राज। ठीक है, फिर महानगर, महानगर, फिर जिला और अन्य जितने भी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, नगर पालिका, नगर निगम, ये सारे। तो राज्य की परिभाषा में जो है वो केंद्र सरकार व राज्य सरकार, संसद व विधानसभा, और उसके साथ साथ स्थानीय स्वशासन से संबंधित जितने भी निकाय हैं वो, और सार्वजनिक क्षेत्र के पीएसयू, सार्वजनिक क्षेत्र के पीएसयू। ठीक है, जैसे सेल, बेल, ये जो है ओएनजीसी, ये जो है ये भी इसमें जो है सरकार की परिभाषा, राज्य की परिभाषा में शामिल होते हैं, राज्य की परिभाषा में शामिल होते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। अब अनुच्छेद 13, अब अपने जो है वो अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 में आपको सीधी सीधी एक ही चीज पढ़नी है, जो है वो है न्यायिक पुनरावलोकन, एक प्रकार से न्यायिक पुनरावलोकन। उसमें एक तो आच्छादन का सिद्धांत पहला लागू होता है। आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत यह कहता है कि जब संविधान लागू हो गया, जब मूल अधिकार लागू हो गए, संविधान लागू हो गया, तो पूर्व में जो नियम लागू थे, पूर्व में जो नियम लागू थे, उनको, उनके आधार पर जो है आप अधिकारों की बात नहीं कर सकते, अधिकारों की बात नहीं कर सकते। दूसरा जो है उसमें है विधि की परिभाषा। क्या है? विधि की परिभाषा, विधि की परिभाषा यानी जो भी नियम, जो भी कानून जो है वो संसद बनाएगी, उसका जो न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो कर सकता है। ये जो है ये प्रावधान जो है अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 में किए गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है अपने सबसे पहले जो है अनुच्छेद 14 से लगाकर 18, पहली कौन सी है? समानता का अधिकार। फर्स्ट जो अधिकार है वो है आपके समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार। चलो पढ़ते हैं।
विधि के समक्ष समानता तथा विधि समान संरक्षण, वही जो 13वें में भी 13 नंबर जो है अनुच्छेद उसमें भी दे रखा है, वही चीज जो है विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 के न्यायिक निर्वचन में कानून का शासन, नैसर्गिक न्याय, युक्ति युक्त वर्गीकरण, सीमित सरकार इत्यादि शामिल है। सीमित सरकार इत्यादि शामिल है। ये सीधी सीधी जो है वो संविधान की जो मूल अधिकारों की जो भाषा है उसमें है, और इसी तरह के से आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये अभी हाल ही में लेटेस्ट आरएस मेंस 2024 अभी जो मेंस का एग्जाम हुआ है, उस मेंस के एग्जाम में ये सवाल था, युक्ति युक्त वर्गीकरण। युक्ति युक्त वर्गीकरण का मतलब होता है, युक्ति युक्त वर्गीकरण की परिभाषा यह है कि क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो है बहुमत के आधार पर सरकार बनती है, भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बहुमत के आधार पर सरकार बनती है, तो सरकार जो है वो जो अल्पसंख्यक या जिनकी संख्या अल्प है, जिनकी संख्या कम है, उनके जो खिलाफ या उनके जो है पक्ष में भी बातें रखे, उनके खिलाफ बातें नहीं रखे और उनके पक्ष की बातें भी रखी जाए, उनके युक्ति युक्त निर्णय लिए जाए, उनके खिलाफ कोई या वो अपने आप को और सुरक्षित जो है बहुमत कम के कारण नहीं समझे, सभी का जो है समान विकास जो है वो रखा जाए। ये अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता तथा विधि के समान संरक्षण। ठीक है, अब देखो एक बार आप वापस ये क्लियर कर रहा हूं, आप चिंता नहीं करें। विधि के समक्ष समानता का अर्थ है भारत में कोई भी व्यक्ति पद प्रतिष्ठा के अनुसार कानून से ऊपर नहीं है। यह अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, इसका एक ही लाइन में है कि भारत में कोई भी व्यक्ति जो है वो कानून से ऊपर नहीं है, कानून ऊपर है, और फिर जो प्रत्येक व्यक्ति का पद जो है वो बाद की बात है, पद जो है वो बाद की बात है। कोई भी व्यक्ति का पद या प्रतिष्ठा जो है वो भारतीय कानून के ऊपर नहीं है, भारतीय कानून के ऊपर नहीं है। ये जो है विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण, विधि के समान समानता या विधि के समक्ष जो है समानता। ठीक है, नैसर्गिक न्याय यानी सबको समान रूप से जो है न्याय व्यवस्था मिले, न्यायिक निर्वचन व कानून का शासन, मतलब कोई भी जो है अध्यादेश कानून जो आता है उसका न्यायिक पुनरावलोकन और कानून का शासन है, और युक्ति युक्त वर्गीकरण और सीमित सरकार, ये सारी चीजें जो है वो अनुच्छेद 14 से संबंधित है, अनुच्छेद 14 से संबंधित है। बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, 13 हो गए, 12 भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 13 वही आच्छादन पृथक्करण का सिद्धांत और विधि का जो शासन है, विधि का नियम, विधि के लिए नियम या मूल अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, तो मूल अधिकारों में संशोधन, ये भी 13 में मूल अधिकारों में संशोधन जो है वो संसद कर सकती है, लेकिन उसका न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। वो अपने बात डिस्कस कर लिए पहले। चलो बढ़े आगे, अब है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता व सामाजिक न्याय का प्रावधान है। सामाजिक, देखो पहली तो थी समान, देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं पहले तो ये देख लो, अपन पढ़ रहे हैं समानता का अधिकार। क्या पढ़ रहे हैं? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार में पहला हो गया विधि यानी कानून, न्याय के समान समक्ष जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है समान है, प्रत्येक व्यक्ति क्या है? समान है। न्याय के समान, न्याय के समक्ष जो है, विधि के समक्ष जो है, कानून के समक्ष जो है प्रत्येक व्यक्ति क्या है? समान है। उसकी पद प्रतिष्ठा कोई मायने नहीं रखती है। क्लियर? फिर दूसरी समानता क्या है? तो दूसरी समानता यह है कि सामाजिक समानता या सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता या सामाजिक न्याय। ठीक है, चलो तो अनुच्छेद 15(1) में क्या प्रावधान किया गया? राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। पहली सामाजिक समानता 15(1) में यह दे रखी है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। पहली जो सामाजिक समानता है वो ये है। दूसरी सामाजिक समानता 15(2) में राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश, लिंग के आधार पर सार्वजनिक भोजनालयों, मनोरंजन स्थलों में प्रवेश से वंचित नहीं करेगा।
दूसरा अधिकार 15 में समानता, सामाजिक समानता का यह है कि वही जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान या मूल वंश के आधार पर जो है सार्वजनिक भोजनालय या मनोरंजन के स्थल जो है मनोरंजन के जो स्थल है, उन मनोरंजन के स्थलों और सार्वजनिक भोजनालयों में जो है वो उनको प्रवेश से क्या नहीं कर सकता, वंचित नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आगे अनुच्छेद 15(3), यह है स्त्रियों एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान है। इसमें अनुच्छेद जो 15(3) है, इसमें स्त्रियों एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान है। स्त्रियों एवं बच्चों के लिए विशेष जो है नियम, विशेष जो प्रावधान है वो किए गए सामाजिक समानता के लिए। फिर अनुच्छेद 15(4), प्रथम संविधान संशोधन 1956 द्वारा जोड़ा गया सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों को संरक्षण। जो वर्ग सामाजिक रूप से या शिक्षा की स्थिति से पिछड़े हैं, शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हैं, उनको जो है वो संरक्षण प्रदान किया जाए, उनको जो है संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये कौन से अनुच्छेद में? तो मूल अधिकारों के अनुच्छेद 15 में, 15(4) में, सामाजिक समानता वाले में। फिर अनुच्छेद 15(5), ये बाद में जोड़े गए सारे। 93वें संविधान संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया। 93वें संविधान संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया। क्या जोड़ा इसमें? अनुसूचित जाति, जनजाति तथा सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। आरक्षण जो है शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु जो आरक्षण दिया गया वो आरक्षण किसमें है? तो अनुच्छेद 15(5) में। 15(5) में जो है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जो वर्ग हैं, पिछड़े वर्गों को जो है वो शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रावधान किसमें किया गया है? तो ध्यान रखना 15(5) कर दिए। फिर आगे है अनुच्छेद 15(6), अनुच्छेद 15(6) 103वां संविधान संशोधन 2019 के अनुसार जोड़ा गया। 2019 में जो 103वां संविधान संशोधन हुआ, ये इसी को बेस बनाते हुए 15(5) को ही बेस बनाते हुए जो है ये संविधान संशोधन किया था और 15(6) जोड़ा गया था। 103वें संविधान संशोधन 2019 के तहत जो है ये किया गया था। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए राज्य विशेष प्रावधान करता है। इसी के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को अपने वर्ग में अधिकतम 10% शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस वाला जो प्रावधान है वो यह है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए। पहले तो आरक्षण जो अनुसूचित जनजाति और जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए जो आरक्षण का प्रावधान किसमें है? तो 15(5) सामाजिक मूल अधिकारों में हो, मूल अधिकारों में सामाजिक समानता में 15(5) में। किसमें है? तो 15(5) में। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 10% जो आरक्षण का प्रावधान किया गया वो किसमें है? तो 15(6) में। 15(6) में 103वां संविधान संशोधन 2019 और वो जो 15(5) था वो 93वां संविधान संशोधन 2005। क्लियर? आई थिंक ये स्लाइड पूरी आपकी एकदम क्लियर हो गई होगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। बढ़े आगे। अब है 16वां अनुच्छेद 16। अब अनुच्छेद 16 जो है वो क्या प्रावधान करता है? सामाजिक आरक्षण को परिभाषित किया गया अर्थात लोक नियोजन तथा सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। वहां तक तो अपन ने पढ़ा है शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए जो आरक्षण है वो उसके बारे में पढ़ा है। अब जो पढ़ेंगे वो है लोक नियोजन या फिर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण है या नौकरियों में जो समानता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 16(1) प्रत्येक नागरिक को राज्य के अधीन सेवाओं में नियोजन एवं नियुक्ति के अवसर की समानता। इंपॉर्टेंट, प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के अधीन जो जितनी भी सेवा है उसमें नियुक्ति एवं नियोजन का जो है वो अवसर की समानता, अवसर की क्या मिलनी चाहिए? उसमें समानता मिलेगी। फिर आगे अनुच्छेद 16(2) ये कहता है कि राज्य लोक नियोजन में भेदभाव नहीं करेगा। राज्य जो है वो लोक नियोजन यानी नौकरी देने में यानी
लोक सेवकों की भर्ती करने में जो है वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। राज्य जो है वो भेदभाव नहीं करेगा। फिर है अनुच्छेद 13(3), अनुच्छेद 13(3), अनुच्छेद 13(3), अनुच्छेद 13(3। ठीक है, आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग क्लास तो खूब देखते हो, कमेंट भी आपके अच्छे अच्छे आते हैं जो हमारा हौसला बढ़ाते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं और अच्छी क्लास है आपके लिए लाने के लिए, लेकिन आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हो। एक थोड़ी सी कमी है। तो ये एक डिमांड, आप लोग भी डिमांड करते हो कि सर ये क्या क्लियर करो, ये क्लियर करो, तो एक लाइक तो आप इस क्लास को जरूर करें, कम से कम ये तो अपन कर सकते हैं, एक लाइक। तो ये क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है, जैसा कि कमेंट आ रहे हैं, और मैं मेरी तरफ से पूरा एफर्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी कोई कमी हो तो कमेंट आते तो उसके हिसाब से सुधार करने का प्रयास करते हैं। आपको अगर पसंद आती है क्लास है तो लाइक तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद सबको। चलो आगे, अनुच्छेद 16(3), राज्य निवास स्थान के आधार पर विशेष प्रावधान करेगा। राज्य में निवास स्थान के आधार पर टाडा माडा और ये जो क्षेत्र है उस हिसाब से जो है वो ये है। फिर है अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 16(4), पिछड़े नागरिकों को के पक्ष में आरक्षण, पिछड़े नागरिकों के पक्ष में आरक्षण, पिछड़े जो नागरिक है उनके लिए पक्ष में जो है आरक्षण का प्रावधान करेगा। अब तक तो अपन पढ़ रहे थे कि भेदभाव नहीं किया जाएगा और विशेष प्रावधान किए जाएंगे, सेवाओं में जो है वो समानता रहेगी, और उसी के साथ साथ अब इसको मिटाने के लिए क्या चीज जो है व्यवस्था, कैसी व्यवस्था की जाए, तो आरक्षण जो है वो उसकी व्यवस्था की गई। वो फिर है अनुच्छेद 16(5), किसी धर्म या वर्ग विशेष की संस्था के प्रशासनिक उत्तरदायित्व का निर्वहन उसी धर्म या वर्ग विशेष के व्यक्ति द्वारा किया जाए। उसी धर्म या किसी भी धर्म विशेष की जो संस्थान है, वर्ग विशेष की जो प्रशासनिक उत्तरदायित्व का निर्वहन है, उसी धर्म विशेष का जो व्यक्ति है उसके द्वारा किया जाए। यह है अनुच्छेद 16(5) में। फिर है अनुच्छेद 16(6), 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े कमजोर वर्ग के को सरकारी सेवाओं में आरक्षण। इसी अनुच्छेद के तहत आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को अधिकतम 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। देखो ये हो गया 16(6), कोई समस्या नहीं आएगी। 15(6) में तो है शिक्षण संस्थाओं में, 15(6) में तो है शिक्षण संस्थाओं में, और 16(6) में जो है वो सरकारी सेवाओं में। 16(6) में ईडब्ल्यूएस जो है वो सरकारी सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में। मैं मानता हूं थोड़ा ये मूल अधिकारों वाला वगैरह ये थोड़ी रटने वाली प्रवृत्ति आप नहीं रखें, इनको थोड़ा कनेक्ट करके और थोड़ा जोड़ के इसको पढ़ने की कोशिश करें। समानता के अधिकार है तो समानता के अधिकार के हिसाब से जो है वो जोड़ के पढ़ने का प्रयास करें, तो आपके जो है समझ में बैठ जाएगी चीजें और क्लियर हो जाएगा। नहीं तो रटने के अप्रोच से फिर रटा हुआ ज्यादा टाइम तक जो है वो याद नहीं रहता है। तो आप रटे नहीं, आराम से इस चीज को समझे, 2-3 बार आप इन चीजों को पढ़ोगे, 2-3 बार समझने का प्रयास करोगे, समझ में आ जाएगी चीजें जो है वो। ये इससे क्वेश्चन जो है वो आपके गलत नहीं होगा, ये पूर्ण विश्वास है मुझे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। बढ़े आगे। अब है आगे अस्पृश्यता का अंत, 17 पर खतरा। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। खूब कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अस्पृश्यता पर का अंत, ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी परिस्थिति में अस्पृश्यता नहीं की जा सकती है। ये कानूनी अपराध है, ये पूरी तरह से जो है कानूनी अपराध है। किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में जो है वो अस्पृश्यता जो है वो नहीं की जा सकती, अस्पृश्यता जो है वो नहीं की जा सकती। ये प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17। ठीक है, पहली बार यह अस्पृश्यता अधिनियम कब बना था? तो 1955 में, 1955 में पारित हुआ था। पहली बार अस्पृश्यता पर अधिनियम बनाया गया था, वो कब पारित किया गया था? तो 1955 में, 1955 में। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट 2018 को वर्तमान में लागू किया गया है। 2018 जो है वो वर्तमान में लागू, 2018 में जो है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट जो है वो वर्तमान में लागू है। अस्पृश्यता अपराध के लिए 500 रुपए जुर्माना या 6 माह की सजा अथवा दोनों हो सकते हैं,
या तो उसको 500 रुपए का जुर्माना होगा या फिर 6 माह की जो है सजा हो सकती है अस्पृश्यता अगर कोई करता है तो ये ध्यान रखना और ये इंपॉर्टेंट है। अस्पृश्यता का अंत जो है कई बार प्रश्न पूछा गया, आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, 2 क्वेश्चन, ये उपाधि का अंत और ये और एक 14 विधि का न्याय, उसमें से तो जो पॉइंट बनते हैं नैसर्गिक न्याय पूछ लेते हैं, कई बार सीधा पूछते हैं कौन सा मूल अधिकार नैसर्गिक न्याय की बात करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है वो नैसर्गिक न्याय की बात करता है। युक्ति युक्त वाला मैंने बता दिया, अभी आरएस मेंस जस्ट हाल ही में जो आरएस मेंस हुई है उसमें ये प्रश्न आया था और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आगे अपने तो खैर उस लेवल के क्वेश्चन बनने की संभावना, जैसे रीड दे रहे हो या सेकंड ग्रेड दे रहे हो, आपके जानकारी में होना चाहिए, इसलिए ये चीजें, ये फैक्ट ये इसीलिए लाता हूं। आप डरे नहीं इन चीजों से। आप लोग ये सोचते हो कि सर ये तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है ना, आप ये हमको हाई लेवल के क्वेश्चन बता रहे हैं। दूसरे को एग्जाम भी है, उन एग्जाम के भी आप जो पेपर है वो उठाकर देखें। ये क्लासें देखने के बाद, ये क्लास पूरी देखो, आप पीवाईक्यूज उठाकर देख ले। ये क्लासें जो है वो पूरी तरह से पीवाईक्यूज पर बेस्ड है। पीवाईक्यूज जो है किस तरह के क्वेश्चन आए, पहले मैं क्वेश्चन का अध्ययन करके फिर उसके बाद जो है ये पीपीटीज या ये क्लासें हैं वो तैयार करने की कोशिश करता हूं। इसलिए कई बार वन लाइनर के अंदर से पूरा मैटर मिल जाता है और कई बार कुछ चीजें जो है अपनी जो वन लाइनर है उसके अलावा भी जो चीजें हैं वो आपको मिलती है। तो वो आप पीवाईक्यूज और जो वन लाइनर है उन सबको जो है देखकर फिर उसके बाद क्लास का जो है ओवरव्यू निकाले तो आप थोड़ा और एक्स्ट्रा जानकारी मिल रही है तो आप भले ग्रहण नहीं करें लेकिन एक बार सुन तो जरूर लें। ठीक है, ग्रहण करो नहीं करो वो आपकी इच्छा पर है, लेकिन आप सुन लें। ठीक है, आगे फिर अनुच्छेद 18 उपाधि का अंत शिक्षा व सैन्य क्षेत्र के अलावा। ध्यान रखना, ये स्पेशल कोष्टक में इसीलिए लिखा गया है, शिक्षा व सैन्य क्षेत्र के अलावा जो है उपाधि का अंत रहेगा। उपाधियों का क्या रहेगा? अंत रहेगा। नहीं तो सीधा प्रश्न आता है सर उपाधियां तो दी जाती है शिक्षा, लेकिन ये दोनों मैंने इसीलिए इसी में कोष्टक में रख दी। ये अनुच्छेद निर्देशात्मक अनुच्छेद है, ना कि आदेशात्मक। 1995 में बालाजी राघववाद में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री को नागरिक सम्मान माना गया तथा अनुच्छेद 18 के तहत वैध घोषित किया गया। ध्यान रखना, इसलिए मैंने ये चीज लिख दी आपको। सैन्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र और जो बड़े जो है भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये जो है एक केस हुआ था 1995 का बालाजी और राघवनवाद में भारत रत्न और इन जो जितने भी बड़े जो पुरस्कार हैं उनको अनुच्छेद 18 के तहत जो है वैध घोषित किया गया। अनुच्छेद 18 के तहत क्या घोषित किया गया? वैध घोषित किया गया है। फिर आगे चलो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, अपन ने 18 तक ही पढ़ा है, अनुच्छेद 19 से लगाकर अनुच्छेद 35 तक जो है वो अगली क्लास में, कल की क्लास में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ मूल अधिकारों के से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स, मूल अधिकारों से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स क्या क्या बन सकते हैं। जैसे मूल अधिकार, कई मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, कई मूल अधिकार ऐसे हैं जो भारतीयों और विदेशियों को सबको प्राप्त है। वो कौन कौन से हैं वो थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे, ज्यादा उसके डीप में जाने की जरूरत नहीं, थोड़ा देखेंगे ओवरव्यू कि भाई कौन कौन से मूल अधिकार जो है वो भारतीयों को प्राप्त है, कौन कौन से जो है वो विदेशियों को भी प्राप्त है और भारतीयों को भी प्राप्त है, वो देखेंगे। उसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बन सकते हैं उन उसके हिसाब से जो है, इसलिए दो क्लासों में जो है इसको, इस भाग को है बांटा गया है। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपन। चलिए, ये है अपने मूल अधिकार। मूल अधिकार कौन से भाग में? भाग 3 में। भाग 3 में अनुच्छेद 15 से लगाकर, सॉरी अनुच्छेद 12 से लगाकर अनुच्छेद 35 तक। मूल अधिकार कहां से लिए गए? तो अमेरिका से लिए गए। अमेरिका में 1791 में जो अधिकार पत्र जारी किया था उससे प्रेरित है। लेकिन सर्वप्रथम मूल अधिकारों का उल्लेख या मूल अधिकारों का विकास कहां पर हुआ है? तो वो हुआ अपने ब्रिटेन में। कब हुआ? तो 1215 में वहां के सम्राट जॉन ने ब्रिटेन के नागरिकों को कुछ लिखित अधिकार अधिकार दिए थे जिन्हें मैग्ना कार्टा कहा गया। और मैग्ना कार्टा का जो है वो मैंने विस्तारित आपको बता दिया, जहां जहां अधिकारों की बात की जाती है उसे अपन मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो इसीलिए भाग 3 को जो है भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर भाग 3 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है भारतीय संविधान की क्या कहा है? आत्मा कहा है। भारतीय संविधान की क्या कहा है? आत्मा का है। मूल अधिकार जो है वो वाद योग्य, न्याय योग्य है, इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त है। वैधानिक शक्ति क्या है?
प्राप्त है। और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है वो मूल अधिकारों के रक्षक, संरक्षक, अभिभावक और प्रहरी है। प्रहरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये पूछा गया है कई बार। मूल अधिकारों का प्रहरी माना जाता है, मूल अधिकारों का प्रहरी माना जाता है, तो दोनों को माना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, दोनों को जो है वो प्रहरी माना जाता है। आगे बढ़े। मूल अधिकार असीमित नहीं है, इन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगे हुए हैं, कुछ प्रतिबंध लगे हुए। अपने पढ़ा कि मूल अधिकार जो है वो सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी होते हैं। सकारात्मक मूल अधिकारों के अनुच्छेद अपन ने देखे थे 19, 25, 26, 27, 28, 19, 30। अब जैसे 17 जो नंबर था उसमें देखो निषेध अस्पष्टता, वो नकारात्मक अपने को रोकता है वो चीज। तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है। मौलिक अधिकार जो है वो राज्य को निर्बंधन की शक्ति प्रदान करते हैं। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम मूल अधिकारों का प्रावधान ब्रिटिश भारत में 1928 के जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, मोतीलाल जी नेहरू की अध्यक्षता में जो नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी, उसमें पहली बार जो है मूल अधिकारों की बात की गई थी। और 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था उसमें प्रस्ताव पारित किया था कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, कि भारतीय नागरिकों को भविष्य में 8 मूल अधिकार प्रदान किए जाएंगे, उसका संकल्प लिया था। फिर आगे मूल अधिकार समिति अपन ने पढ़ी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी जी के बारे में अपन ने पढ़ा था कि जेबी कृपलानी जी जो है वो सचिदानंद सिन्हा जी के अस्थायी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखने वाले वही व्यक्ति थे जो जेबी कृपलानी जी। फिर मूल अधिकार संघ सूची का विषय, तो संघ सूची का विषय है तो सीधा सीधा है, इस पर जो है अधिकार, जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा, केंद्र सरकार यानी संसद को होगा। ठीक है, आगे बढ़े। फिर है मूल अधिकारों में संशोधन। मूल अधिकारों में संशोधन संसद करती है विशेष बहुमत के साथ। और कौन से? तो अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 यानी संविधान संशोधन का जो अनुच्छेद है उसके तहत जो है कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। फिर मूल अधिकार कितने थे जब लागू हुआ था? 7। वर्तमान में कितने? 6। तो 7वां कहां गया? तो देखो 7वां देखते हैं, 7वां कहां गया भाई? तो संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या कर दिया गया? हटा दिया गया कि भाई आप लोग जो है अपनी इच्छा से बेइंतहा संपत्ति जो है वो इकट्ठी नहीं कर सकते। पहले संपत्ति का अधिकार था, उस संपत्ति के अधिकार को जो है वैधानिक या कानूनी या संवैधानिक जो अधिकार है वो बना दिया गया। कैसा बना दिया गया? संवैधानिक या वैधानिक अधिकार बना दिया गया। और जो भाग 3 के अनुच्छेद 19F और अनुच्छेद 31 में था उसे हटाकर 12 के अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। और जब ये कार्रवाई की गई तब भारत के प्रधानमंत्री जी कौन थे? तो मोरारजी देसाई जी थे। और राष्ट्रपति जी जो थे वो थे नीलम संजीवन रेड्डी जी। और उस समय जनता पार्टी की जो है वो सरकार थी। फिर ये हो गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार संवैधानिक या वैधानिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। अब इसका उल्लेख जो है वो नकारात्मक अधिकार के रूप में किया जाता है। नकारात्मक अधिकार के रूप में क्या है? किया जाता है। फिर आगे 6 मूल अधिकार 14 से 18। उससे पहले अपन ने अनुच्छेद 2 देखे थे, अनुच्छेद 12 जिसमें राज्य की परिभाषा और 13 जिसमें जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन या उसका जो है विधि का जो न्यायिक पुनरावलोकन है या आच्छादन का सिद्धांत या पृथक्करण का सिद्धांत जो है वो अपन ने पढ़ा था। राज्य की परिभाषा जो है मैंने एक बात बताई थी आपको, वापस बता देता हूं। राज्य की परिभाषा का जो उल्लेख है वो एक तो 36 में भाग 4, एक है अपने 152 भाग 6 और एक अपने इसमें है ये भाग 3 में 12 में अनुच्छेद। ये एक सेकंड आप लोगों के कमेंट आने शुरू हो जाएंगे, इधर उधर लिख दिया सर। 12 और भाग 3 ये राज्य की परिभाषा जो है वो आपको 3 जगह मिलेगी। राज्य की परिभाषा आपको 3 जगह मिलेगी। एक तो मिलेगी आपको 36 अनुच्छेद 36 भाग 4, अनुच्छेद 36 भाग 4। एक मिलेगी अनुच्छेद 52 भाग 6 और एक मिलेगी अनुच्छेद 12 और भाग 3। अनुच्छेद 12 और भाग 3 इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, ये भी आप लोग नोट कर लेना। फिर है, चलो आगे चलते हैं। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24
और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 25 से 28। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 29 और 31 मैंने कहा था 31 नहीं है, 31 को हटा दिया गया तो सीधा 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार पहले अपन ने पढ़ा था कि समानता का अधिकार, यानी समानता का अधिकार कहां से कहां तक है, 14 से 18। तो 14 में क्या है, तो 14 में है विधि के समान, विधि के समक्ष जो है वो समान है। कानून के समक्ष, विधि के समक्ष जो है प्रत्येक व्यक्ति वो है समान है। प्रत्येक व्यक्ति क्या है, समान है, यानी उसको पद प्रतिष्ठा से के अनुसार कोई परिवर्तन, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पद प्रतिष्ठा के अनुसार उसके साथ जो है, उसके लिए जो है किसी भी प्रकार की जो कोई रियायत नहीं रखी जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो विधि के समान जो है, समक्ष जो है वो समान है, विधि के समक्ष जो है समान है। फिर आगे, फिर अनुच्छेद 15 किसकी बात करता है, तो 15 बात करता है सामाजिक समानता की। सामाजिक समानता यानी सामाजिक समानता का मतलब होता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या मूल वंश के अनुसार आधार पर जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। भले ही सार्वजनिक भोजनालय हो या मनोरंजन स्थल हो, वहां पर किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्त्री और बच्चों के लिए भी जो है वो इसमें विशेष प्रावधान किए गए, और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए भी जो विशेष प्रावधान है वो सारे इसी 15 के अधीन किए गए। तो 15 आपको आराम से आसानी से याद हो जाएगा, आप ये ध्यान रखना। सामाजिक समानता, सामाजिक समानता की बात आएगी तो इसका मतलब प्रत्येक वर्ग को जो है वो समानता जो है वो प्राप्त होनी चाहिए, समान अधिकार, समान जो चीजें जो है वो प्राप्त होनी चाहिए। तो अपने ये इससे क्लियर हो जाएगा कि जाति, धर्म, मूल वंश या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और भेदभाव कहां पर, सार्वजनिक भोजनालय हो, भले ही मनोरंजन स्थल हो, और स्त्री और विशेष बच्चों के लिए भी विशेष प्रावधान है। शैक्षिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग है उनको संरक्षण करना, और उसी के संरक्षण के तहत 15(5) के तहत जो है इनको जो है शैक्षणिक संस्थान जो है उसमें आरक्षण देना, और 15(6) के तहत है वो आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, संविधान संशोधन 103 2019 के तहत जो है 10% उनको भी आरक्षण दिया गया है। ठीक है, आगे फिर है अनुच्छेद 16, यह है सामाजिक आरक्षण। सीधी बात, वहां पर है सामाजिक समानता और यहां सामाजिक आरक्षण। ठीक है, सामाजिक आरक्षण किसमें, तो लोक अभियोजन और सरकारी सेवाओं में। इसमें क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उसमें नियोजन व नियुक्ति का अवसर, समान अवसर जो है वो दिया जाए, समान अवसर जो है वो दिया जाए। लोक नियोजन में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए, और राज्य निवास स्थान के आधार पर विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। पिछड़े नागरिकों के पक्ष में आरक्षण की व्यवस्था जो है वो राज्य कर सकता है, और किसी धर्म, वर्ग या वर्ग विशेष की संस्था में जो है प्रशासनिक उत्तरदायित्व जो है वो उसी धर्म या वर्ग विशेष के व्यक्ति को दी जाए। और अनुच्छेद 16(6) के तहत जो है 103वें संविधान संशोधन 2019 के तहत जो ये जोड़ा गया, और इसमें जो है ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जो है उनके लिए जो है सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। आगे फिर है 17 इंपोर्टेंट। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्रकार से, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी परिस्थिति में अस्पृश्यता नहीं कर सकता, अस्पृश्यता नहीं कर सकता। पहली बार अस्पृश्यता पर अधिनियम कब बना था, 1955। ठीक है, पॉइंट पकड़ते हो आप लोग, इसलिए 1955। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट जो वर्तमान में लागू है वो कब बना हुआ है, तो 2018। अगर कोई अस्पृश्यता करता है तो उसे 500 रुपए का जुर्माना या 6 माह की जेल या फिर दोनों हो सकते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 18 जो कि ये कहता है कि उपाधियों का अंत किया जाएगा, लेकिन शिक्षा और सैन्य क्षेत्र जो है वो छोड़े जाएंगे। ये एक निर्देशात्मक अनुच्छेद है, न कि आदेशात्मक अनुच्छेद। ये निर्णय कब दिया गया, तो 1995 के बालाजी राघवन में भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री को नागरिक सम्मान माना गया तथा अनुच्छेद 18 के तहत इन्हें वैध घोषित किया गया। अनुच्छेद 18 के तहत इन्हें वैध घोषित किया गया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। बिल्कुल जो सरलता से जो पॉइंट बन सकते थे वो पॉइंट बनाकर बेस बना के वन लाइनर को और
जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो बने हैं उन सबको देखते हुए जो है ये क्लास आपके लिए लाने का प्रयास किया है। और इस क्लास को आप एक बार प्रीमियर और एक बार और वापस देख ले, एक बार देखोगे तो आप किताब साथ में, पहली बार में आप नोट्स बना ले, फिर उसके बाद इस क्लास को एक बार वापस देखोगे तो कंसेप्ट एकदम सेम, वो सारी क्लासें इसी तरह से आपके पास बुक है उसमें है मैटर तो ठीक है, नहीं है तो आप एक बार नोट्स बना ले, उसके बाद एक बार वापस आप इस क्लास को देख ले। जब आपको ये लगे कि भाई आप अभी ये मेरे पास फ्री टाइम है, फ्री टाइम कुछ नहीं होता है, कुछ भी कोई भी फ्री टाइम नहीं होता है, लेकिन आपको ये लगे कि भाई हाँ इस दरमियान में थोड़ा मेरे ये टाइम 1 घंटा 2 घंटे जो है ये टाइम मेरे वेस्ट जाएगा, तो उस समय जो है वो आप क्लास लगा लें और जो है अपने नोट्स को देखते हुए उस क्लास को देख ले, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चिंता नहीं करें आप लोग। 100%, 99%, 100% नहीं कौन कहना चाहिए, 99% जो है क्वेश्चन वो आपके बाहर नहीं जाएगा। और विश्वास के लिए जो है आप PYQs देख सकते हो, मैंने बीच में भी कहा है क्लास में, PYQs आप देख ले, आपको जो है विश्वास आ जाएगा। मेरी तरफ से मैं 100% देने का प्रयास करता हूँ, 100% देने का प्रयास करता हूँ। और उसी 100% के बदले आप लोगों को मैंने क्लास के दरमियान भी कहा कि आप ये क्लास देखते हो तो इस क्लास को आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब चैनल को आपने किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, आपको रेगुलर क्लासें जो हैं वो इस पर मिलेगी। और इस क्लास को आप लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने जो भी पढ़ने वाले जो हैं, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा, जिन लोगों को आवश्यकता है, जिन लोगों को फायदा हो सकता है, तो उन सब तक ये क्लास आप पहुंचाएं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहें और अपने लिए जो है एक सीट 2025 आने वाला जो वर्ष है उसमें एक सीट जो है वो आरक्षित करें, रक्षित करें या रोके या उसको प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।